हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमपीएसआई, जेल पहरी, एसएससी, पीएससी, आरआरबी, रेलवे, सिविल सर्विस, ईटीसी। मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊँगी, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं ना, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी 40 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है और हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस कवर करते आ रहे हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 25 है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 361 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ध्वनि की तीव्रता के लिए। जो आपका डेसिबल होता है ना, डेसिबल, इसकी ये जो इकाई है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपकी जो ध्वनि होती है ना उसकी तीव्रता के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है एक बार देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता या एक विद्युत संकेत की जो शक्ति होती है उसके स्तर को एक लघुगण के पैमाने पर दिए गए स्तर के साथ तुलना करके इसे मापा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका परावर्तन। जो ध्वनि तरंगें होती है ना, ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ये जो प्रतिध्वनि होती है ये क्या होती है? प्रतिध्वनि क्या होती है? जब कोई ध्वनि या साउंड किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होता है तो वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है ना, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई ध्वनि है या साउंड है, कोई माध्यम है, अवरोधक है, उससे टकराकर वो हमें पुनः वापस से सुनाई देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, और जो ध्वनि और तरंगें होती हैं ना, इनके परावर्तन के लिए बड़े अवरोधक जो होते हैं ना उनकी आवश्यकता होती है। फिर चाहे वो बड़े अवरोधक पॉलिश किए हुए हों या फिर खुरदुरे हों, कैसे भी हों, पर अवरोधक होने चाहिए, वो भी बड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौसंचालकों द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? नौसंचालकों द्वारा। सोनार का हमने पिछली वीडियो में यूज़ पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताए थे 2 यूज़, एक ये भी आप याद रख लेना, नौसंचालकों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं रमण प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉप्टन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका डॉपलर प्रभाव। ठीक है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका डॉपलर प्रभाव। ओके, तो ये आप याद रखना। और डॉपलर प्रभाव होता क्या है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, मतलब जहाँ से ध्वनि निकल रही होती है और जिस तक ध्वनि पहुँच रही होती है, उन दोनों के बीच में अपेक्षित गति होती है, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई देती है ना, उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। ठीक है, कम या अधिक होती रहती है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। ओके, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत के कारण, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्किमिडीज का नियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अगेन डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ये फिर से जो पास आती हुई रेलगाड़ी होती है ना, उसकी जो सीटी होती है, उसकी जो आवृत्ति होती है या जो तीक्ष्णता होती है वो बढ़ती जाती है उसके पास आने पर। ठीक है, तो ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ये होता है आपके डॉपलर प्रभाव के कारण। तो इसे आप याद रखना। ओके, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? आपका आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है कितना होता है? 280, 290, 300 या 310। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 310। जो केल्विन मान होता है ना, केल्विन मान, इससे जो हमारा मानव शरीर होता है, जो हमारा शरीर होता है, जो हमारी बॉडी होती है, इसका सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य ताप कितना होता है? वो होता है आपका 310। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका IAS में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो कितना तापमान होने पर -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री अगर तापमान होता है ना पाठ्यांक का, तो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं ना, इन दोनों के जो ताप होता है ना वो एक ही होता है। ठीक है, -40 डिग्री पर, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो न्यूनतम संभव ताप होता है वो इतना होता है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, इसका सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका फर्स्ट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है ना, वो कितना होता है? वो आपका होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, या ये आप याद रखना, ये सेल्सियस से मैंने फ़ारेनहाइट पढ़ दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका फर्स्ट, 37 डिग्री सेल्सियस। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है ना, स्वस्थ मनुष्य, उसके शरीर का ताप कितना होता है? वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका सेकंड। क्या होगा? सेकंड। जो लकड़ी होती है ना, उसकी तुलना में जो लोहा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूने पर जो लोहे का गुटका होता है वो ज़्यादा ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा अधिक ठंडा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संवहन। जो आणविक संचलन होता है ना, इसके द्वारा जो ऊष्मा होती है उसका संचरण क्या कहलाता है? आपका संवहन कहलाता है। ठीक है, अब ये ऊष्मा का संचरण होता क्या है एक बार देख लेते हैं। क्या होता है कि ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? जो ऊष्मा होती है ना, वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान में जाती है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाती है, तो जो वो जाती है ना, इसी को क्या बोलते हैं? इसे ऊष्मा का संचरण बोलते हैं। ठीक है, इसकी 3 विधियां होती हैं। एक होती है चालन, एक होती है संवहन और दूसरी होती है विकिरण। जो यहाँ आपको तीनों दी हुई हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो जो आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन कहलाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? क्या है? पारा है, पानी, ईथर या बेंजीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा पारा। जो पारा होता है ना, ये द्रव्य में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। ठीक है, और ये जो पारा होता है, अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो वो होता है Hg। इसे Hg से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, और ये जो पारा होता है, ये आवर्त सारणी के जो डी ब्लॉक होता है ना, उसका ये अंतिम तत्व होता है। और अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, तो वो कितना होता है? वो होता है आपका 80। तो साथ में आप इसे भी याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समान मोटाई के कपड़े की उसके यहाँ पे 2 परतें और कर लेना। समान मोटाई की कपड़े की 2 परतें। ओके, क्या? 2 परतें। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की 1 परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं। इसका क्या कारण होता है?
इसका क्या कारण होता है? दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण होता है ऐसा, या क्योंकि दो परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है इसलिए, कपड़े का सविन्यास यह भूमिका निभाता है इसलिए, या कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाती इसलिए। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण होती है। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि उन दोनों परतों के बीच में संपुटित वायु होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ओके, तो ये आप याद रखना, जो ग्रीष्म काल होता है ना उसमें हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जो वाइट कलर होता है, जो सफ़ेद कलर होता है, यह अन्य कलर की तुलना में ऊष्मा का कम अवशोषण करता है। तो ये आप लोग याद रखना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए ये सेक्शन यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।